मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आज के वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त हम वीडियो में बात करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट एंड रिबेट। जनरल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे जनरल की, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, ठीक है। और हम बिना रूल्स के जर्नल एंट्री कर रहे हैं, आपको पता है, आप देखोगे आपको समझ में आएगा कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट और रिबेट की बात करेंगे। देखिए, जो हमारे बेसिकली डिस्काउंट पहले क्या होता है, डिस्काउंट ना हमारे दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब होता क्या है कि डिस्काउंट बेसिकली छूट है एक तरह का। जब भी हम सामान खरीदते हैं तो सामने वाला बंदा कोई छूट दे देता है, या फिर कई बार क्या होता है कि पेमेंट किसी को देते हैं, कई बार तब भी छूट मिल जाती है। अब देख समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेसिकली, जब भी हम सामान ना बहुत बल्क में खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं किसी से, तो होता क्या है कि उस सामने वाले बंदे का फ़ायदा है। क्योंकि अगर उसका सामान बिक ही नहीं रहा था, मान लो उसका सामान पड़ा है 1 लाख क्वांटिटी। अब जनरली लोग खरीदते नहीं है एक साथ इतना सारा, बट वो हमने क्या करा, उसका सारा सामान एक ही बारे में खरीद रहे, तो बंदे का तो फ़ायदा हो गया ना। बंदे को बेचना नहीं पड़ेगा किसी और को, कोई और कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो हमें डिस्काउंट दे देता है कि भाई आपने हमारा सारा सामान खरीद लिया, बल्क में खरीदा है, तो हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब आप सामान को बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो तब आपको ये मिलता है डिस्काउंट। अब समझते हैं ये निकलता कैसे है। तो देखो, ये निकलता कैसे है, ये निकलता है लिस्ट प्राइस से। लिस्ट प्राइस आपको दे रखा होता है, लिस्ट प्राइस से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। लिस्ट प्राइस से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रखा होता है। जो भी आपको क्वेश्चन में देगा परसेंटेज, उसको आपने लगानी है, और ये लगाने के बाद जो फिगर आएगी यही आपकी या तो होगी परचेज वैल्यू। सपोज करो आपको निकालना है कि सामान खरीदा कितने का था, तो आपको परचेज वैल्यू आ जाएगी, या अगर आपको बेचा था आपने तो सेल वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं जरा क्या होगा। जैसे कि सपोज करते हैं लिस्ट प्राइस पहले क्या होता है, आपको मन में आ रहा होगा लिस्ट प्राइस क्या है। ये लिस्ट प्राइस का बेसिकली और कुछ मतलब नहीं है कि जो आपने अभी पहली बार सामान जिस रेट पे दिखाया उसको, जैसे आप मॉल जाते हो उस पर रेट लिखा होता है, अब उस रेट पे खरीदोगे तो नहीं ना। अब मान लो आप सामान उसको खरीदने जा रहे थे, उसने कहा कि ये ना सामान ना अभी 2 लाख रुपए का है, ठीक है। उसने दिखाया सामान 2 लाख का, बट मैंने कहा कि भाई मैं आपका सामान पूरा खरीद रहा हूँ, बल्क में खरीद रहा हूँ, तो डिस्काउंट तो दो कुछ। तो ये जो पहली बार है उसने रेट बताया, पहली बार जो रेट बताता है ना, खरीदने से पहले आपने रेट पूछा तो उसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं। अभी खरीदा नहीं सामान, खरीदने से पहले आपसे पूछा कि कितने का सामान है, तो उसने कहा 2 लाख का, ये लिस्ट प्राइस हो गया। फिर अब मैंने कहा कि मैं पूरा खरीद रहा हूँ, उसने कहा फिर इस पर भैया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यही लिस्ट प्राइस हो गया इसका मतलब। फिर तो बेसिकली इसके लिस्ट प्राइस है, और उसने कहा कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा कितने का, 10% का। तो ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा 10% का। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2 लाख का निकालूंगा, 10% कितना होता है 20,000 रुपये, तो माइनस करोगे तो 1,80,000 रुपये। इसका मतलब मैंने जो सामान खरीदा वो कितने का खरीदा, 1,80,000 रुपये। इसको क्या बोलूँगा, परचेज वैल्यू। जो खरीदने वाली वैल्यू तो परचेज वैल्यू बोलूँगा, अगर मैं बेचता तो यहाँ सेल वैल्यू लिखता। अब मैं जब जनरल एंट्रीज की बात करूँगा तो परचेज अकाउंट में 1,80,000 रुपये लिखूँगा। जैसे कि आपको पता ही है, इसकी अगर हम जनरल एंट्री बात करें तो जनरल एंट्री क्या होती है इसकी, आपको जब भी कोई सामान खरीदते हैं उसकी जनरल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आते हैं, तो उसे परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे 1,80,000 से। फिर क्रेडिट भी करेंगे। अब सामान खरीदा है तो पैसों में खरीदा है, जब कुछ ना लिखा हो तो कैश में खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट 1,80,000 रुपये। इस तरह से जनरल एंट्री कर देंगे। तो बीइंग
गुड्स परचेज इन कैश। क्लियर होगी सारी बात? अच्छा सर, क्या ये 20,000 रुपये को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में? तो नहीं करते। आप देखो जरा ध्यान से, हमने एंट्री कैसे करी? मैंने 1,80,000 रुपये की एंट्री करी है, मैंने 2 लाख की एंट्री नहीं करी। अगर मैं जनरल एंट्री 2 लाख की करता तब 20,000 रुपये का कोई डिस्काउंट लिखता यहाँ पर। मैंने सामान खरीदा ही 1,80,000 रुपये का है, तो 1,80,000 से एंट्री हुई, तो 20,000 रुपये का अब कोई लिख नहीं सकता मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। 20,000 रुपये तब लिखता कि सामान मैंने 2 लाख का खरीदता और 1,80,000 रुपये पे करता, तब मेरे को 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, मुझे पे नहीं करना पड़ा, डिस्काउंट मिल गया, तब मैं वो फ़ायदा लिखता डिस्काउंट कि बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन मैंने सामान 2 लाख का नहीं खरीदा, मैंने खरीदा 1,80,000 रुपये का। तो ये डिस्काउंट तो बेसिकली खरीदने की वैल्यू को पहुंचने के लिए मैंने निकाला है कि खरीदा कितने का है, वो वैल्यू तक पहुंचने के लिए मैंने डिस्काउंट माइनस करा है। तो ये खरीदने के बाद जो डिस्काउंट होता है ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं। सामान अभी खरीदा ही नहीं था 2 लाख का, अगर मैं 2 लाख का सामान खरीदता और 1,80,000 पे करता, तब बात आती है इसको रिकॉर्ड करने की। लेकिन मैंने सामान 2 लाख का नहीं खरीदा, मैंने खरीदा ही 1,80,000 रुपये का है, वो तो पीछे डिस्काउंट 1,80,000 निकालने के लिए मैंने 20,000 माइनस करे थे। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि सामान को खरीदने के बाद वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, पी से पहले वाले में। तो एक हमारे साथ एक पॉइंट निकल के आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या निकल के आ रहा है, थ्योरी में पूछ सकते हैं आपसे वो, कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट में। वाई? बिकॉज सामान खरीदा ही नहीं है, सामान खरीदने से पहले वाला डिस्काउंट है वो, खरीदने के बाद जो डिस्काउंट मिलता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट बेसिकली होता है कि आपको दिख रहा है कैश, जब बंदे को पैसा देते हैं हम या लेते हैं तो डिस्काउंट जो मिलता है या देते हैं उसे बोलते हैं। जैसे कि आपका इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब सपोज करते हैं कि मैंने सामान खरीद के लाया, जैसे पीछे हमने एंट्री करी 1,80,000 रुपये का। अब 1,80,000 रुपये सामान खरीद के लाया तो मैं उसको पेमेंट दी नहीं मैंने अभी। जब पेमेंट देने लग गया उसे, तो पेमेंट एक्चुअल में देनी थी 1 महीने के बाद, तो मैंने उसको आज ही दे दी। मतलब कि जो 1 महीने के बाद पेमेंट देनी थी मैंने उसको आज ही दे दी। तो उस बंदे का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो बंदे को जो 1 महीने तक पैसा नहीं मिलना था उसको आज ही मिल गया, तो उस वजह से वो हमें डिस्काउंट दे देता है। वही डिस्काउंट उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कि प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जब जल्दी पेमेंट की डेट से पहले आप पेमेंट कर देते हो, जो पेमेंट की जब डेट थी उस डेट से पहले पेमेंट कर देते हो, तो सामने वाला बंदा आपको डिस्काउंट दे देता है और उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली ये कैसे निकलता है? देखो, सबसे पहले आपको, जैसे कि हमने समझा था, आपको सबसे पहले तक सामान खरीदा कितने का है वो निकालना पड़ेगा। पहले तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस चाहिए होता है। अभी हमने पीछे समझा ना, खरीदना वैल्यू या बेचने वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। अगर सामने वाले ने आपको दिया ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कोई जितना भी परसेंट का होगा वो माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे सामने जो आएगा, अगर मैंने सामान खरीदा था तो खरीदने वाली वैल्यू हो जाएगी जिसे बोलते हैं परचेज वैल्यू। अगर मैंने सामान बेचा था तो यहाँ पर आ जाएगी सेल वैल्यू। उसके बाद होता है बेसिकली, अब मैं इस वैल्यू को पे करने जाऊंगा। अगर मैंने जल्दी पे कर दिया तो सामने वाला डिस्काउंट दे देगा और क्वेश्चन में लिखेगा आपके सामने कि कैश डिस्काउंट उसने कितना दिया है। तो जितना भी दिया है उसको मैं माइनस कर दूंगा और फिर पेमेंट करूंगा। समझ रहे हो बात को? उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो हम माइनस करेंगे इसमें से नहीं। तो मान लो मैंने 1,80,000 रुपये करने थे, अब उसने कहा कि 1,80,000 का आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं 1,80,000 का 5% माइनस कर दूंगा। तो यानी कि कैश डिस्काउंट माइनस करूँगा और जितना भी होगा वो माइनस कर दूंगा और बेसिकली माइनस करके जो निकालूंगा, तो यहाँ पर लाइन नहीं आएगी फिर आपके सामने। तो जो निकालूंगा वो होगा कि अमाउंट मैंने कितनी रिसीव हुई है, या तो यानी कि अगर सामने वाले से पैसा लेना था तो अमाउंट रिसीव लिखूंगा, अगर मैंने पेमेंट देनी थी
तो यहाँ लिखूंगा अमाउंट पेड। ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने दोनों ओब्लिक करके लिख दिया। समझा की बात? अगर मैंने सामने वाले से पैसा लेना था तो मैंने अगर डिस्काउंट दिया उसे तो अमाउंट रिसीव आएगा, अगर मुझे पैसा देना था तो वो निकाला है मैंने तो अमाउंट पेड आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैंने कोई सामान खरीदा, परचेज, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने ट्रेड डिस्काउंट 10% से 2 लाख का सामान खरीदा, और आगे ये भी लिखा हुआ है एंड 2% कैश डिस्काउंट। मतलब कि क्वेश्चन में आपके सामने लिख दिया कि 2 लाख का सामान 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा और 2% के कैश डिस्काउंट पे। अब निकालना है कि सामान खरीदा कितने का और पेमेंट कितनी की। आपको वो निकालना है तो निकालेंगे। देखो इसी तरीके से निकालूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, लिस्ट प्राइस। मैंने क्या बताया, लिस्ट प्राइस क्या होता है कि सामान खरीदने से पहले वाला जो रेट उसने बताया, तो 2 लाख रुपये बताया था ना, 2 लाख का भी डिस्काउंट निकालना है। तो 2 लाख रुपये उसने कहा कि सामान खरीदा। अब आप कहोगे सामान 2 लाख का ही खरीदा है, अरे नहीं, वो कह रहा है 2 लाख का सामान खरीदा, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा, फिर 2% का कैश डिस्काउंट लगा आगे। अभी 2 लाख का सामान खरीदा नहीं है, 2 लाख का सामान खरीदेगा, लेकिन आगे डिस्काउंट लिखा हुआ तो वो माइनस नहीं हुआ, अब माइनस करना है उसे। तो 10% इस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, सही से लिखना आपको, ठीक है। तो 20,000 पे आएगा, 2 लाख का 10% 20,000 पे आएगा। तो ये जो 1,80,000 पे आ गया, इसे क्या बोलेंगे, खरीदने वाली वैल्यू आ गई है। अब सामान खरीदा कितने का होगा वो मेरे सामने आ चुका है उसकी वैल्यू, तो यहाँ लिखूंगा परचेज वैल्यू। इसका मतलब मैंने ऐसा सामान 2 लाख का नहीं खरीदा, मैंने 1,80,000 खरीदा। अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने पेमेंट करनी थी उसने कहा कि आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1,80,000 का मैंने पे नहीं किया उसे, इसका 2% माइनस करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ लिखूंगा लेस कैश डिस्काउंट एट 2%। तो 1,80,000 का 2% निकालूंगा तो कितना आता है, 3600। तो 3600 मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, ठीक है। तो 3600 जब मैं माइनस करूँगा तो ये आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा ये आपके सामने 176 तो ये लिखूंगा अमाउंट पेड। इसका मतलब मैंने जो अमाउंट पे करी होगी इतनी करी होगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेहतर समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर आएगा उसमें से डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस करना है। अब आप देखिए जरा, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है तो कैसे होगी। सवाल ये उठता है कि जनरल एंट्री पास करती है मुझे, तो सामान खरीदने की पहले जनरल एंट्री क्या होती है। सामान को खरीदा है ना मैंने, परचेज किया है, तो आपको पता है कि परचेज इज अकाउंट डेबिट। ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जब सामान आता है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं और सामान परचेज अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। कितने का खरीदा है सर, 1,80,000 रुपये खरीदा है, ये ना लिख देना, ये तो अमाउंट पे करी इतनी। खरीदा तो 1,80,000 रुपये का है ना, जो खरीदने वाली वैल्यू होती है वो इसमें जाती है। अमाउंट पे करिए ना, वो तो बाद में जाके करिए। खरीदा तो बुक्स में तो 1,80,000 रुपये लिखा जाएगा ना, जब जितने का सामान खरीदा है वो तो पे करने गया तो डिस्काउंट मिल गया मुझे। अब देखो 1,80,000 रुपये मैंने पे करने गया तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। जब पैसा जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैंने 1,80,000 रुपये पे ही नहीं करे। मैंने पे कितना कराया, इतना कराया, तो मैं क्या लिखूंगा 17640। समझ गए। तो पे तो मैंने इतना ही करा, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये तो एंट्री मैच नहीं हो रही है, डेबिट और क्रेडिट तो बराबर आते हैं। हमने समझा हुआ है कि भाई जितना का डेबिट होता है उतने का क्रेडिट होना चाहिए, बट यहाँ तो 3600 का डिफरेंस आ रहा है। और जानते हो 3600 रुपये डिफरेंस क्या है? जी हाँ, ये है डिस्काउंट। जो उस बंदे ने मुझे डिस्काउंट दे दिया। अब मैंने बताया था ना आपको, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन मैंने क्या बताया था, जब सामान खरीद लूँगा या बेच दूंगा उसके बाद वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। खरीदने से पहले वाला नहीं होता, लेकिन खरीदने के बाद वाला तो होगा ना। खरीदने के बाद वाला डिस्काउंट है ये। अब 3600 रुपये का मुझे
फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने अब 1,80,000 का सामान खरीदा था और पे जब करने गया तो मुझे इतना पे करना पड़ा, तो मुझे 3600 का फ़ायदा हो गया। अब फ़ायदा हुआ है। पहले तो मैंने 1,80,000 का सामान खरीदा था ना, लेकिन अब 1,80,000 खरीदा, लेकिन पे कब किया? तो ये फ़ायदे को मुझे क्रेडिट करते हैं। जब भी इनकम होती है उससे कैपिटल बढ़ती है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने समझा होगा। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटिंग क्वेश्चन की। जी हाँ, 10 वीडियो है, आप देख सकते हो। जब भी इनकम बढ़ती है उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ा देता है और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर? टू डिस्काउंट दिया ना मैंने, लेकिन ये मिला है मुझे डिस्काउंट, तो लिखना पड़ेगा मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश डिस्काउंट ना लिख देना, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने, अगर मैं खाली कैश डिस्काउंट लिख दूंगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, अगर सामान जब बेचते हैं तो डिस्काउंट मुझे मिलता है, लेकिन जब मैं सामान खरीदता हूँ तो डिस्काउंट मुझे मिलता है। बट अगर यही सामान मैं बेचूंगा तो वहाँ पर सीन थोड़ा अलग हो जाएगा। अब मैं उसकी बात करता हूँ, जरा उसकी बात समझते हैं। अब देखो, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया है। मैंने अब सेल लिख दिया। अब मैंने मान लो 2 लाख का सामान बेचा है, लिस्ट प्राइस 2 लाख का था, 1,80,000 का मैंने बेचा और डिस्काउंट मैंने दिया। पहले तो मुझे मिल रहा था, अब मैंने दिया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेल करने की। अगर मैं सेल करने की साथ ही साथ एंट्री करूँ तो सामान बेचा है तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। सामान बेचा है तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब पैसा तो इतना आया 1,76,400। पैसा तो सर इतना आया, लेकिन बेचा कितने का है? सेल वैल्यू तो 1,80,000 रुपये की है, तो सेल हुआ सामान, यानी कि सामान बेचा गया, सामान क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो सामान तो मैंने 1,80,000 रुपये का बेचा। अब देख रहे हो वही सीन, 1,80,000 रुपये मैंने सामान खरीदा था और पैसा कम दिया था, और यहाँ पर मैंने बेचा 1,80,000 रुपये का है, लेकिन पैसा मुझे कम मिला है। तो इसका मतलब मुझे कोई नुकसान हो गया है। 3,600 रुपये मुझे नहीं मिले। यहाँ पर पहले फ़ायदा हुआ था, अब नुकसान हो गया, और नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट। आपको पता ही है, नहीं पता तो अकाउंटिंग क्वेश्चन की वीडियो देखो। एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल कम कर देते हैं, तो इसलिए डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, क्योंकि मैंने ये अलाउ किया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब आप समझो जरा कि अगर मैं खाली कैश डिस्काउंट लिख दूंगा तो कैश डिस्काउंट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, एक जैसे नाम हो जाएगी, तो समझ कैसे आएगा कि वो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो मैंने, उसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा कैश डिस्काउंट के अंदर कि यार मैंने सेल करते हुए कब दिया, परचेज करते कर दिया। मैं यही कन्फ्यूज होता रहूँगा, इसलिए मुझे अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा ताकि मुझे अलग से दिख जाए। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मतलब डिस्काउंट मिला है, सारे डिस्काउंट रिसीव में दिख जाएगा मुझे। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया है। अगर मैं एक ही अकाउंट खोल दूँगा कैश डिस्काउंट अकाउंट, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा वहाँ परचेज करते हुए कौन सा डिस्काउंट दिया था, सेल करते हुए दिक्कत आ जाएगी ना। तो समझ आ गई बात। तो कैश डिस्काउंट के बारे में मैं समझा कि कैश डिस्काउंट या तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है या डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनता है, डिपेंड करता है परचेज और सेल हो रहा है। परचेज करते हुए डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, सेल करते हुए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है। समझ आ गई बात। होता है कि जैसे कि हम ये एंट्री हमने करी है, हमें समझ में आ गया कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट यहाँ पर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाथों हाथ पेमेंट नहीं मिलती। ये तो हमने समझा कि जब परचेज किया, सेल किया, तो पैसा हाथों हाथ मिल गया या पैसा हाथों हाथ दे दिया मैंने। कई बार हाथों हाथ नहीं होता। सपोज करते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं परचेज का। सपोज करो कि मैंने परचेज किया राजू को, परचेज किया राजू से, तो उधार में किया, स्टार्टिंग में मैंने पेमेंट नहीं दी, तो एंट्री क्या होगी? 1,80,000 का परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू 1,80,000 से होगा, क्योंकि सामान 1,80,000 का था। लेकिन जब पेमेंट करते हुए आया मैं राजू को, तब मुझे वो डिस्काउंट मिल गया। यहाँ तो हाथों हाथ मिल गया था, लेकिन अब पेमेंट करने के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव वाला लिखना है। अब जब पेमेंट करने आऊँगा तो पैसा मेरे हाथ से जाएगा, पता है ना आपको। तो पैसा जाएगा तो क्या करते हैं? टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और पैसा कितना जाएगा आपको पता है? 1,76,400। और डेबिट क्या होगा? डेबिट परचेज अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले परचेज अकाउंट को डेबिट करके राजू से क्रेडिट कर दिया था। अब मैं राजू को पेमेंट कर रहा हूँ, तो राजू का अब अकाउंट खुला हुआ है ना, अब उस राजू को पेमेंट कर रहा हूँ। अब इस राजू को अकाउंट को बंद करना है,
क्योंकि पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर है ना मेरा ये, क्योंकि क्रेडिट था ये, तो पेमेंट कर रहा हूँ। बंद करने के लिए क्या करते हैं, काटा कर दूँ वैसे, नहीं, बंद करने के लिए क्या करूँगा, क्रेडिट है ना ये, तो डेबिट कर दूँगा। जब भी अकाउंट को बंद करना है तो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, उल्टी साइड पे एंट्री कर दो आप, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, तो उसका अकाउंट बंद हो जाता है। तो क्रेडिट है ना तो डेबिट कर दो, राजू डेबिट 1,80,000 से, क्योंकि मैंने उसको पूरा पैसा दे दिया 1,80,000 पे। हालांकि 1,80,000 पे आप कहोगे मैंने दिया थोड़ी है, अरे मेरे भाई अकाउंट तो पूरा बंद ही कर रहे हैं ना, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे, सामान तो 1,80,000 रुपये का बिका, लेकिन जब पेमेंट करने गया तो उसने डिस्काउंट दे दिया ना, तो अब उसके बाद थोड़ी पैसा दूंगा मैं, वो तो डिस्काउंट दे दिया ना बाकी का पैसा, तो उसको पैसा और नहीं देना, इसलिए पूरा अकाउंट बंद कर दें। बाकी का जो पैसा बचा, मैंने पैसा इतना दिया तो बाकी का जो पैसा बचा वो तो डिस्काउंट मिल गया ना मुझे 3,600 रुपये, तो वो थोड़ी दूंगा पैसा, इसलिए पूरा अकाउंट बंद करना है। और ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको आप राजू को बेसिकली, आपने राजू को बेसिकली राजू को पैसा दे रहा हूँ ना मैं, तो राजू का नाम आ जाएगा, जिसको पैसा देता हूँ उसका नाम हो जाता है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। अकाउंट बंद करने वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया। उसके बाद जैसे वही चीज़ 3,600 रुपये आपका फ़ायदा हो गया, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बेसिकली आपने ये कंपाउंड एंट्री एक साथ कर दी हमने, इसको अलग अलग कर सकता हूँ, अलग अलग कैसे करूँगा, अलग अलग ऐसे कर सकता था मैं कि राजू डेबिट टू कैश अकाउंट, पहले कर दूँ 1,76,400 से, फिर डिस्काउंट रिसीव वाला की एंट्री अलग कर सकता हूँ कि राजू डेबिट, राजू को मैंने 3,600 रुपये का, मुझे राजू से डिस्काउंट मिला 3,600 का, तो इसलिए राजू का 3,600 के अकाउंट बंद हुआ और वो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में आ गया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो दोनों में आप देखो कि राजू डेबिट हो रहा था ना, इसलिए मैंने दोनों को प्लस करके एक ही बारे में कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। समझा की बात यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही सेम टू सेम कभी सेल्स अकाउंट में भी होगा, हाथों हाथ कई बार पैसा नहीं मिलेगा, तो उसमें भी आपको यही तरीका फॉलो करना है। पहले जब सेल होगा तो आपको क्या करना है, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे राजू को सेल करें तो राजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, है ना। फिर राजू से वो पैसा मिला है मुझे, तो फिर राजू का अकाउंट बंद कर दूंगा, राजू का क्रेडिट कर दूंगा, फिर वही कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। समझिए बात को? तो ये तरीका आपको खुद करना है, और जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे। अब हम रिबेट समझते हैं, रिबेट क्या होता है उसको समझते जरा। देखिए अब बस समझते हैं रिबेट। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है। रिबेट का मतलब भी होता है छूट मिल जाना, बट होता क्या है कि रिबेट मिलता है कुछ और रीज़न से। मतलब कि जैसे कि अगर आपको सामान बल्क में खरीदा तो ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, आपने वहाँ डिस्काउंट मिल गया, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। फिर कैश डिस्काउंट समझा कि जब सामान खरीदते हैं या बेचते हुए टाइम जब आप पेमेंट करते हैं तो जल्दी पेमेंट कर देते हैं ना, तो वहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलता है या देते हैं। जब मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में ऐड कर देते हैं, और जब देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देते हैं। फिर रिबेट क्या होता है, रिबेट भी डिस्काउंट ही है, बट उसके रीज़न अलग होते हैं। जब ये रीज़न नहीं है, जल्दी पेमेंट का रीज़न नहीं है, बल्क वाला रीज़न नहीं है, तो कुछ और रीज़न है। सपोज करते हैं रीज़न है कि गुड्स जो स्पेसिफिकेशन में था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। मतलब कि जो मैंने कहा था कि आप यहाँ ना ये एलईडी टीवी भेज देना, एलईडी टीवी, और आपने भेज दिया टेबल, जो गुड्स कहा था वो भेजा नहीं, तो रिबेट मिल जाती है आपको। पुअर क्वालिटी के गुड्स भेज दिए, कई बार पुअर क्वालिटी का सामान भेज दिया मैंने, तो बंदा रिबेट मांगता है। बंदा कहता है कि भाई डिस्काउंट दो मुझे, गलत सामान भेज दिया तुमने, तो वो अब क्या करें। देखो जब मैं रिबेट दूंगा, जब रिबेट अलाउड बाय सेलर, अगर कोई सामान जैसे कि आपने बेचा सेलर ने और उसको सामने वाले से कंप्लेन आ गई कि आपका सामान पुअर क्वालिटी का है, आपने गुड्स वैसा नहीं भेजा जैसा मैंने कहा था, तो रिबेट वो दे रहा है, यानी कि उसको डिस्काउंट दे रहा है कि भाई आपने, ठीक है, आपने सामान कितने खरीदा था, मैं पूछूंगा ना उससे, आपने सामान कितने खरीदा था। उसने कहा कि मैंने ना 2 लाख का खरीदा था, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कि यार मैंने एंट्री क्या करी होगी, मैंने एंट्री क्या करी होगी, तो यार मैंने एंट्री करी होगी सर, मैंने राजू को भेजा था, राजू को, तो मैंने एंट्री करी होगी राजू से पैसे लेने थे, तो राजू डेबिट 2 लाख रुपए ये करा होगा और टू सेल्स अकाउंट में ऐड कर दिया होगा, हाँ या ना। मैंने क्या करा होगा कि यार राजू से पैसे लेने 2 लाख रुपए, अब सेल्स अकाउंट। अब मैंने कहा कि मैं आपको चलो डिस्काउंट दे देता हूँ, रिबेट दे रहा हूँ मैं आपको, 20,000 रुपये आपको नहीं देने। 20,000 रुपये सामान गलत आ गया ना, तो 20,000 रुपये आपको नहीं देने। इसका मतलब क्या है कि राजू से अब 2 लाख रुपये जो मैंने डेबिट किए थे उसमें 20,000 रुपये नहीं लेने,
तो भैया उसको डेबिट क्यों करे थे? फिर 20,000 रुपये वहाँ से क्रेडिट कर दो ना। जब 20,000 रुपये वहाँ पर नहीं लेने तो 20,000 रुपये कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, डेबिट है ना, अब उसके अकाउंट में मुझे 20,000 रुपये घटाने हैं तो क्रेडिट कर दूंगा। तो टू राजू, समझ गए? ये होता है मेन रीज़न कि भाई उसके अब 20,000 रुपये अब नहीं लेना तो टू राजू, समझ गए? और क्रेडिट डेबिट क्या होगा, वो मुझे नुकसान का नाम बताना है। नुकसान क्या हुआ मेरा, जैसे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिख रहा था, यहाँ क्या लिखूंगा, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। जो मुझे डिस्काउंट मैंने जिस वजह से दिया है, जो मेरा डिस्काउंट है उसका खर्चे का नाम लिखना है, उस लॉस का नाम, तो 20,000। ठीक है, तो नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग रिबेट अलाउड बाय सेलर। ऐसे ही कई बार आपको रिबेट मिल जाती है, तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपल है यार, आप खुद मुझे बताओगे। अब रिबेट रिसीव्ड बाय सेलर, अगर मुझे सेलर से रिबेट मिल गई, सपोज करो कि मैंने सामान इस बार खरीदा था, इस बार मैंने राजू से सामान सपोज करो खरीदा था, उसने मुझे डिस्काउंट रिबेट दे दी, मैंने उसको सामान वापसी करा, तो मैं उसे कहूँगा कि पहले वो मुझे सोचेगा मैंने एंट्री क्या करी होगी। वो कहेगा यार मैंने एंट्री क्या करी होगी, मुझे ये देखना है ना, क्योंकि मुझे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। मैंने सामान खरीदा था तो एंट्री क्या करी होगी, एंट्री ये करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू, कि राजू को पैसे देने थे तो राजू का अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा, मान लो 2 लाख से। अब हुआ क्या, 2 लाख में से 20,000 रुपये का सामान खराब निकल गया, मैंने उसे वापसी कर दिया, इसका मतलब मुझे 20,000 रुपये राजू को नहीं देने, तो नहीं देने ना, तो मुझे 2 लाख का मैंने लेकिन क्रेडिट कर रखा है, इसमें से 20,000 रुपये घटाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, घटाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट, तो राजू को डेबिट कर दूंगा 20,000 से। उसके बाद मेरा फ़ायदा हो गया, मुझे रिबेट मिल गया ना, फ़ायदा का नाम लिखना है, फ़ायदा का नाम क्या है, रिबेट रिसीव। फ़ायदा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि ये आपकी कैपिटल बढ़ा देता है, तो रिबेट रिसीव अकाउंट 20,000 से। ठीक है, नरेशन आपको पता है क्या है कि बीइंग रिबेट रिसीव बाय, राइटिंग में ना जाना बिल्कुल भी, ठीक है बीइंग रिसीव बाय राजू, जैसे नाम आ गया उस बंदे का, आ गया सेलर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमने आज की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, ट्रेड डिस्काउंट, आपका कैश डिस्काउंट और रिबेट। आप चाहते हो कि मैं इसकी कोशिश कराऊँ आगे बहुत सारे, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।